हेलो एवरीवन, आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है मटेरियल साइंस के सीरीज में। आज के सेशन में स्टूडेंट हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ डिफ्यूजन के बारे में, जिसे कि हम लोग फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन भी कहते हैं या जिसे हम लोग सिंपली फिक्स लॉ भी कहते हैं। तो फिक ने प्रपोज किया है कुछ लॉ जो गवर्न करता है डिफ्यूजन ऑफ एटम इन मेटल्स एंड एलॉयज, यानी कि मेटल और एलॉय के अंदर एटम किस तरह से डिफ्यूज करता है, किस तरह से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रोल प्ले करता है डिफ्यूजन के लिए, और किस तरह से समय के साथ डिफ्यूजन जो है वो वेरी कर रहा होता है। इसको एक्सप्लेन किसने किया था? फिक ने किया था, और उसी के लिए उन्होंने दो लॉ जो है प्रपोज किया है। तो फिक का पहला लॉ क्या है? तो फिक का पहला लॉ है फिक्स फर्स्ट लॉ फॉर स्टडी स्टेट कंडीशन, और दूसरा है फिक्स सेकेंड लॉ फॉर अनस्टडी स्टेट कंडीशन, यानी कि दो अलग अलग कंडीशन के लिए उन्होंने दो लॉ जो है यहां पर प्रपोज किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं फिक्स फर्स्ट लॉ फॉर स्टडी स्टेट कंडीशन। तो ये स्टडी स्टेट कंडीशन होता क्या है? तो सबसे पहले यहां पर स्टडी स्टेट कंडीशन को समझेंगे। उसको समझने के लिए हम लोग यहां पर दो मेटल का एटम्स लेंगे। ओके, इधर जो एटम्स है ये मेटल ए का है, मेटल ए का एटम है, और इधर जो एटम है ये मेटल बी का एटम है। हमें ऑलरेडी पता है कि जब डिफ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट होता है तो मेटल ए का एटम अपना लैटिस छोड़ करके मेटल बी के एटम के लैटिस साइट को एक्वायर करता है, और मेटल बी का एटम अपना लैटिस साइट छोड़ करके मेटल ए के लैटिस साइट को एक्वायर करता है। ओके, फॉर द सिंप्लिसिटी हम लोग अभी यहां पर इसको बाउंड्री मान रहे हैं। ये क्या है? ये हमारा बाउंड्री है। ओके, हालांकि यहां पर डिफ्यूजन प्रोसेस हो चुका है, तो अभी हम इसको बाउंड्री मान रहे हैं। ओके, अभी हम इसको बाउंड्री मान रहे हैं, और हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि मेटल ए का जो एटम है वो मेटल बी में डिफ्यूज हो रहा है फॉर सिंप्लिसिटी, क्योंकि हम लोग एक साथ दोनों तरफ से नहीं चल सकते हैं, है ना। एनालिटिकली अगर देखा जाए तो एक साथ हम दोनों तरफ से जो है लॉ को नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये हमारा बाउंड्री है मेटल ए का। इस बाउंड्री पर मेटल ए का कंसंट्रेशन कितना है? 100% है। उसको हम डिनोट कर रहे हैं C1 से। ओके, ये क्या है? कंसंट्रेशन C1 जो कि इस बाउंड्री पर है। इस बाउंड्री को हल्का हम सॉलिड लाइन से डिनोट करते हैं। ये C1 क्या है? मेटल ए का कंसंट्रेशन है इस पर्टिकुलर बाउंड्री पर। अब डिफ्यूजन प्रोसेस जब होगा तो मेटल ए का एटम धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और मेटल बी के एटम के साइट को एक्वायर करना शुरू करेगा। यानी कि फॉर द टाइम बीइंग अभी हम ये मान लेते हैं कि यहां तक जो है मेटल ए का एटम जो है मेटल बी में डिफ्यूज हो गया है। ओके, मेटल ए का एटम जो है मेटल बी में कुछ इस बाउंड्री लाइन तक डिफ्यूज हो गया है ना, इस बाउंड्री लाइन तक डिफ्यूज हो गया है। ऐसा हम ये लेकर के चल रहे हैं। ओके, तो हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस है जो मेटल ए का एटम अभी तक ट्रैवल किया वो कहां से कहां तक है? तो यहां से लेकर के यहां तक। इसको अगर हम ए लिख रहे हैं तो इसको बी लिखेंगे, और इसका डिस्टेंस हम डिनोट कर रहे हैं एक्स से। इसका डिस्टेंस हम क्या डिनोट कर रहे हैं? एक्स से। ओके, ये डिस्टेंस क्या? एक्स। यानी कि मेटल ए का एटम मेटल बी के एक्स डिस्टेंस तक जो है वो डिफ्यूज कर गया, है ना, एक्स डिस्टेंस तक डिफ्यूज कर गया। अब नो डाउट यहां पर जो कंसंट्रेशन है मेटल एटम ए का वो लोअर है यहां पर के कंसंट्रेशन से, तो यहां पर कंसंट्रेशन हम बना दे रहे हैं C2। C2 क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ मेटल एटम ए एट दिस लोकेशन, एट दिस बाउंड्री। ओके, अब इस पर्टिकुलर केस में जो कि स्टडी स्टेट कंडीशन है उसमें एक्चुअली होता क्या है? तो इस डिस्टेंस x को ट्रैवल करने से पहले एटम कई एरिया या कई लोकेशन से गुजरा होगा, है ना, कई एरिया या कई लोकेशन से गुजरा होगा, और तब जाके वो फाइनली इस लोकेशन बी पर आया होगा, यानी कि इस बाउंड्री बी पर आया होगा।
तो जैसे जैसे हमारा एटम आगे की तरफ बढ़ता जाएगा उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होता जाएगा और फाइनली कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा C2। फाइनली कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा C2। ओके, तो इधर है हमारा कंसंट्रेशन, इधर है हमारा डिस्टेंस, और जब एटम मूव करेगा तो इस बाउंड्री से धीरे 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 फॉर एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पहले वो यहाँ पहुंचेगा, फिर 1 पर, यहाँ 2 पर, यहाँ 3 पर, यहाँ 4 पर, 5 पर, 6 पर, वो धीरे धीरे C2 बाउंड्री पर, B बाउंड्री पर पहुंचेगा। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा मेटल एटम B के तरफ, जब मेटल एटम A B के तरफ जैसे जैसे बढ़ेगा उसका कंसंट्रेशन लोअर होता चला जाएगा, यानी कि वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। यही चीज हम लोग डिफ्यूजन में पढ़े हैं। तो यहां जैसे जैसे x वेरी करेगा कंसंट्रेशन वेरी करेगा, लेकिन टाइम के साथ ये कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा। ओके, यानी कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे जो इस बाउंड्री पर कंसंट्रेशन C1 है, यहां पर जो कंसंट्रेशन C1 है, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे अगर कंसंट्रेशन C1 है तो टाइम t इज इक्वल टू 10 पे भी कंसंट्रेशन C1 ही रहेगा, कंसंट्रेशन C1 ही रहेगा, यानी कि हर एक प्लेन पर कंसंट्रेशन वेरी नहीं करेगा समय के साथ। ओके, इस कंडीशन को हम स्टडी स्टेट कंडीशन कहते हैं। क्लियर है? इसी को हम क्या कहेंगे? स्टडी स्टेट कंडीशन। हालांकि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, रियल लाइफ में कंसंट्रेशन समय के साथ वेरी कर रहा होता है, क्योंकि जब एटम यहां से मूव करके यहां चला जाएगा तो जाहिर सी बात है यहां का कंसंट्रेशन हल्का डाउन हो जाएगा। जो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे कंसंट्रेशन था वो टाइम t इज इक्वल टू 10 पे कंसंट्रेशन नहीं रहेगा। ओके, और उस सिचुएशन को हम अनस्टडी स्टेट कहते हैं। ओके, लेकिन स्टडी स्टेट में जो कंसंट्रेशन है वह हमारा चेंज नहीं करेगा टाइम के साथ। क्लियर है? तो फिक्स फर्स्ट लॉ जो है वो स्टडी स्टेट कंडीशन के लिए है, यानी कि यहां पर कंसंट्रेशन जो है वह टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है। तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कंसंट्रेशन डू नॉट वेरी विथ टाइम। ओके, विथ टाइम। ओके, तो फिक्स फर्स्ट लॉ क्या स्टेट करता है? तो फिक्स फर्स्ट लॉ कहता है कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन, जिसे कि हम लोग डिफ्यूजन फ्लक्स कह रहे हैं, तो द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड अकर इन अ डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन। तो इसका कहने का मतलब है कि जो भी हमारा डिफ्यूजन फ्लक्स है, जिसको कि हम लोग जनरली J से डिनोट करते हैं, J ही डिफ्यूजन फ्लक्स या रेट ऑफ डिफ्यूजन कहलाता है। तो J जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? माइनस DC बाई DX के। ओके, तो माइनस DC बाई DX क्यों? माइनस इसलिए क्योंकि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो हो रहा है, और DC बाई DX क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन है, जैसे जैसे हम डिस्टेंस में चेंज करेंगे। ओके, कंसंट्रेशन हमारा बदलेगा। ओके, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन है, जिसको कि हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी कहते हैं। अब जब हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस DC बाई DX, जहां की D क्या है? D है हमारे लिए डिफ्यूजन कोफिशिएंट, जिसे कि हम डिफ्यूजिबिलिटी भी कहते हैं। क्योंकि DC बाई DX जो है वो रेट है चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विथ डिस्टेंस, यानी कि ये स्लोप है। क्या है? कंसंट्रेशन का स्लोप है। कंसंट्रेशन का जो भी लाइन बनेगा उसका स्लोप है। तो कंसंट्रेशन का लाइन कहां बनेगा? तो चूंकि जब एटम मूव करेगा तो हर एक बाउंड्री से होते हुए मूव करेगा, और हर एक बाउंड्री पर कंसंट्रेशन अलग अलग है, और फाइनली जब यहां पर पहुंचेंगे तो कंसंट्रेशन लोअर हो जाएगा C1 के कंपैरिजन में। तो इन सभी पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें एक लाइन मिलेगा। ओके, और इस लाइन को हम जनरली प्रोफाइल कहते हैं। किसका? कंसंट्रेशन और डिस्टेंस का। ये जो हम लाइन ड्रॉ किए एक्चुअली क्या है? ये कंसंट्रेशन और डिस्टेंस का प्रोफाइल है। ओके, और स्टडी स्टेट कंडीशन में दो तरह का प्रोफाइल बनता है। पहला, जब हमारे पास जो डिफ्यूजन है कोफिशिएंट
वह हमारा फंक्शन नहीं होता है कंसंट्रेशन का, यानी कि डी जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। ओके, कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है, तब जा करके हमारा जो प्रोफाइल बनेगा वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। क्या है, स्ट्रेट लाइन। ओके, स्ट्रेट लाइन प्रोफाइल बनेगा। और जब हमारा जब हमारा डी फंक्शन होगा कंसंट्रेशन का, तो हमारा टर्म डी इंटू डी सी बाई डी एक्स ये पूरा कांस्टेंट रहेगा, ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, डी इंटू डी सी बाई डी एक्स ये पूरा कांस्टेंट रहेगा। तो यही दो प्रोफाइल हमें स्टडी स्टेट कंडीशन में देखने को मिलता है कंसंट्रेशन और डिस्टेंस के बीच में। ओके, तो D क्या है, D है डिफ्यूजन कोफिशिएंट, जिसे कि हम डिफ्यूजिविटी कहते हैं। dc बाई डी एक्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, यानी कि स्लोप है इस पर्टिकुलर प्रोफाइल का स्लोप है। और स्लोप हम लोग कैसे निकालते हैं, तो डेल सी बाई डेल एक्स, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, माइनस क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट डिफ्यूजन अकर्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इसी चीज को ये इंडिकेट करता है। और जे क्या है, जे है हमारा डिफ्यूजन फ्लक्स, जिसको कि हम क्या कहते हैं, तो द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिफ्यूजिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। डिफ्यूजन फ्लक्स जनरली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो डिफ्यूज हो रहा है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, उसी को हम डिफ्यूजन फ्लक्स कहते हैं। ओके, और डिफ्यूजन फ्लक्स जो है यहाँ पर हमेशा कांस्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ समय के साथ जो है वह चेंज नहीं हो रहा है कंसंट्रेशन। ओके, तो J इज इक्वल टू 1/a इंटू डी एम बाई डी टी, ये तब हम यूज करते हैं जब हमारा समय के साथ कंसंट्रेशन बदल रहा हो, तो फिर हम ये वाला एक्सप्रेशन लेकर के चलते हैं। ओके, जनरली J क्या होता है, J होता है डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब बात करते हैं डिफरेंट वेरिएबल के SI यूनिट की। J का अगर हम SI यूनिट देखें तो इसका SI यूनिट होता है मोल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। अगर हम D का देखें तो D का होगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये SI यूनिट है। अगर हम C का देखें कंसंट्रेशन का, तो मोल पर मीटर क्यूब। और अगर हम dc बाई डी एक्स की बात करें तो इसका हो जाएगा हमारे पास, इसका हो जाएगा मोल पर सेंटीमीटर रेज़ टू पावर 4। लेकिन न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करिएगा तो वहाँ पर आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स नहीं दिया हुआ होगा, वहाँ पर सीधा आपको केजी में बताया गया होगा। तो जो अदर यूनिट होता है वो होता है केजी पर मीटर स्क्वायर सेकेंड, ये मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में ही रहता है, ये केजी पर मीटर क्यूब, और ये हो जाता है केजी पर सेंटीमीटर पर मीटर रेज़ टू पावर 4, केजी पर मीटर रेज़ टू पावर 4। ओके, तो अदर यूनिट्स का हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ऐसा यूनिट का न्यूमेरिकल में इस्तेमाल काफ़ी कम होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको नंबर ऑफ एटम्स मोल्स में नहीं दिया हुआ रहेगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसके ऊपर बेस्ड हम लोग यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है सॉल्व करेंगे, जहां पर डिफ्यूजन हो रहा होगा अंडर स्टडी स्टेट कंडीशन। तो सबसे पहला प्रॉब्लम कहता है एन आयरन प्लेट इज एक्सपोज टू कार्बोनाइजिंग एटमॉस्फेयर ऑन वन साइड। कार्बोनाइजिंग एटमॉस्फेयर यानी कि जहां पर कार्बन रिच है, ऑन वन साइड, एंड डीकार्बोनाइजिंग यानी कि जहां कार्बन कम है, एटमॉस्फेयर ऑन द अदर साइड एट 720 डिग्री सेल्सियस। तो मान लीजिए ये मोटा आयरन का प्लेट है, आयरन प्लेट के एक तरफ तो हम मान लेते हैं ऊपर कैसा इन्वायरमेंट है, तो कार्बोनाइजिंग इन्वायरमेंट है, और नीचे कैसा है, नीचे है हमारा डीकार्बोनाइजिंग इन्वायरमेंट, यानी कि नीचे कार्बन कम है, ऊपर कार्बन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। फिर कहता है इफ ए कंडीशन ऑफ स्टडी स्टेट इज अचीव्ड, अगर एक स्टडी स्टेट का कंडीशन अचीव किया जाता है तो कैलकुलेट द डिफ्यूजन फ्लक्स, यानी कि जे निकालना है हमें,
of carbon through the plate if the concentration of carbon at position of 6 and 11 mm beneath the carburizing surface। तो कार्बोराइजिंग सरफेस ऊपर है, उससे नीचे 6 और 11 mm। तो ये हमारा 0 पॉइंट है, ये हमारा क्या है, ये हमारा 0 पॉइंट है। तो यहां से 6 mm नीचे, तो मान लीजिए 6 mm नीचे यहां आ गया, ये हो गया पॉइंट ए। ये कितना दूरी पर है, 6 mm, यानी कि 0.006 मीटर। ओके, और फिर क्या कह रहा है, एंड 11 mm, यानी कि यहां से और नीचे, ये है पॉइंट बी, और यहां कितना है, ये है 11 mm नीचे कार्बोराइजिंग सरफेस से, यानी कि 0.0111 मीटर, 11 mm है। क्लियर है। अब क्या कहता है कि जो कंसंट्रेशन है वो है 1.22 एंड 0.82, यानी कि 6 mm नीचे कंसंट्रेशन कितना है, 1.22। तो 6 mm नीचे का अगर हम लाइन देखें तो ये है हमारा 6 mm नीचे का लाइन, इसको अगर हम C1 मान लें, जो यहाँ पर कंसंट्रेशन है, तो ये है 1.22, और ये है B यानी कि 11 mm नीचे का लाइन। अगर यहाँ पर हम कंसंट्रेशन C2 मान लें तो इसका वैल्यू है 0.82 kg पर मीटर क्यूब, ये भी क्या है, kg पर मीटर क्यूब। फिर कहता है एज्यूम ए डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ 3.2 इंटू 10⁻11 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड एट दिस टेम्परेचर। तो इस टेम्परेचर पर हमारा डिफ्यूजन कोफिशिएंट जो D है उसका वैल्यू दिया हुआ है 3.2 इंटू 10⁻11 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब हमको निकालना क्या, हमें निकालना है फ्लक्स। तो हम सॉल्यूशन में लिखेंगे, सॉल्यूशन J इज इक्वल टू माइनस डी डी सी अपॉन डी एक्स। देयरफॉर J इज इक्वल टू माइनस डी का वैल्यू कितना है, 3.2 इंटू 10⁻11 इंटू डी सी बाई डी एक्स एक्चुअली स्लोप होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में आ रहे हैं, स्लोप बनेगा। उस स्लोप को हम कैसे निकालेंगे, तो डीसी को आप मान लीजिए डेल्टा सी, है ना, डीसी को डेल्टा सी ही कहते हैं, स्मॉल चेंज। तो यहां पर फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज कैसे निकलता है, फाइनल कितना है C2, तो C2 कितना है 0.82 माइनस 1.22, 0.82 माइनस 1.22 अपॉन, अब आते हैं dx यानी कि डेल्टा x। तो डिस्टेंस में कितना है, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि 0.011 माइनस 0.006। यहां से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 3.2 इंटू 10⁻11 इंटू ये हो जाएगा 0.4, और नीचे आ जाएगा 5 इंटू 10⁻³ इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो सर ये माइनस 0.4 आएगा, ठीक है, 0.82 में से घटा रहे हैं 1.22 को, तो माइनस 0.4, ये माइनस प्लस हो गया, और 5 से डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करके 4 से इंटू करेंगे तो वैल्यू आएगा 2.56 इंटू 10⁻⁹ kg पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। ये हो गया हमारा J का वैल्यू फाइनल। ओके, तो इस तरह से आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, सॉरी इसको हटा दो, इस तरह से आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अंडर स्टडी स्टेट कंडीशन हमारे पास जो J का वैल्यू आया है वो आया है 2.52 इंटू 10⁻⁹ kg पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। ओके, तो इस तरह से हम लोग स्टडी स्टेट कंडीशन वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे इन डिफ्यूजन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है स्टील टैंक कंटेनिंग हाइड्रोजन एट ए कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 0.95 बार। तो हमारे पास एक स्टील का टैंकर है, क्या है, एक स्टील का टैंकर है। तो मान लो ये टैंकर है, ओके, ये टैंकर है। इस टैंकर के अंदर क्या है, तो इस टैंकर के अंदर हमारे पास हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन। यहाँ क्या है, यहाँ है हाइड्रोजन। ओके, ये स्टील का टैंकर है, इसके अंदर हाइड्रोजन है, और प्रेशर कितना है 9.5 बार, अंदर प्रेशर कितना है
9.5 बार, और ये प्रेशर कांस्टेंट है। विथ अ वैक्यूम आउटसाइड, यानी कि बाहर क्या है, वैक्यूम है, ये बाहर है और इधर क्या है, ये वैक्यूम है। द हाइड्रोजन कंसंट्रेशन एट द इनर सरफेस ऑफ द टैंक इज इक्वल टू, तो ये इनर सरफेस है टैंक का, कहीं पर भी आप ले लीजिए, इधर ले लीजिए, इधर ले लीजिए, ऊपर ले लीजिए, कहीं पर भी ले लीजिए, तो ये इनर सरफेस है, इसको हम मान लेते हैं ए। यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है इसको हम मान लेते हैं C1, तो C1 कंसंट्रेशन है 11 kg पर मीटर क्यूब। ओके, द डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन इन स्टील एट रूम टेम्परेचर इज, यानी कि D का वैल्यू दिया हुआ है 0.9 इंटू 10⁻⁻9 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। फिर कहता है कैलकुलेट द रेट एट विच हाइड्रोजन एस्केप थ्रू द वॉल ऑफ स्टील टैंक विच हैज ए थिकनेस ऑफ 6 mm, यानी कि अगर ये लोकेशन आउटसाइड मेरा B है और ये टोटल थिकनेस कितना है, 6 mm है, 6 mm है, यानी कि 0.006 मीटर। ओके, चलिए अब हमें क्या कह रहा है, हमें रेट एट विच हाइड्रोजन एस्केप यानी कि J का वैल्यू पूछ रहा है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि अंडर स्टडी स्टेट कंडीशन J इज इक्वल टू -D dC बाई dx। ओके, J इज इक्वल टू -D dC बाई dx। अब यहाँ पर क्या है, ये लोकेशन 1 है, ये लोकेशन 2 है, तो J इज इक्वल टू -0.9 इंटू 10⁻⁻9 इंटू, अब DC की बात करते हैं, डेल्टा C, चूंकि बाहर वैक्यूम है और ये अगर C2 है तो यहाँ हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन क्या होगा, 0, क्योंकि बाहर वैक्यूम है, कुछ नहीं है, तो ये आउटसाइड बाउंड्री पर कंसंट्रेशन क्या है, 0, तो डेल्टा C क्या होगा, 0 माइनस 11, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि फाइनल कहाँ जाना है, हाइड्रोजन को डिफ्यूज होके B तक जाना है, तो B माइनस A का कंसंट्रेशन, तो B पर कंसंट्रेशन 0 है हाइड्रोजन का और A पर कंसंट्रेशन 11 है। dx देखो, जो लोकेशन A है यहाँ पर से थिकनेस स्टार्ट होगा तो ये 0 है और यहाँ पर थिकनेस खत्म होगा तो ये कितना है, 6 mm है, यानी कि 0.006 माइनस 0, फाइनल माइनस इनिशियल। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो सबसे पहले हमारे पास आएगा 0.9 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 11 बटा में 0.006 विच इज इक्वल टू 0.9 इंटू 11 डिवाइड बाई 0.006, ओके, विच इज इक्वल टू 1650 इंटू 10⁻⁻9 विच इज इक्वल टू 1 2 3, यानी कि 1.65 इंटू 10⁻⁻6 kg पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। तो ये हो गया हमारे पास फाइनल J का वैल्यू। तो ये है हमारे पास रेट एट विच हाइड्रोजन एस्केप थ्रू द वॉल ऑफ स्टील टैंक, क्योंकि ये क्या है, ये है हमारे पास स्टील टैंक। ओके, तो इस तरह से हम लोग स्टडी स्टेट कंडीशन वाले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जहां पर कंसंट्रेशन टाइम के अकॉर्डिंग वेरी नहीं कर रहा है। ओके स्टूडेंट, तो आज के सेशन के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच।